हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए आप न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये ACLNE प्रो कोर्स का जो है सेकंड मॉड्यूल चल रहा है और सेकंड मॉड्यूल में भी ये जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। राइट, क्या नाम है? माइक्रो प्रोसेसर। आपने नाम भी सुना होगा, माइक्रो प्रोसेसर को हम CPU भी कहते हैं और प्रोसेसर भी कहते हैं। यानी कि इसी का नाम है प्रोसेसर, इसी का नाम है माइक्रो प्रोसेसर और इसी का नाम है CPU। बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस में ये देखने को मिलता है। राइट, तो आज हम जानेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर है क्या, इसका फिजिकल संरचना क्या होती है, ये किस काम में लाया जाता है, इसका यूज क्या है। ठीक है, देखिए आप समझ लीजिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या लैपटॉप कंप्यूटर हो, ठीक, तो ये जो कंप्यूटर होता है ये पूरी एक मशीन होती है, लेकिन इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं जैसे रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, SMPS, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर। ठीक है, तो प्रोसेसर भी कंप्यूटर हार्डवेयर में एक पार्ट होता है, इसका भी अपना एक फंक्शन होता है, इसका भी अपना एक रोल होता है। तो इस चैप्टर में हम वो सीखने जा रहे हैं। राइट, देखिए समझाने के लिए तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, बाकी इसके अलावा नोट्स बनाने के लिए आपको स्क्रीन पे एक स्लाइड दिखाई देगी, वहां से आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, एक्चुअली उसका आइकन और उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मतलब एक चिप दिखाई जाती है और हाँ, उसके चारों तरफ लेग्स दिखाई जाती हैं और ये कहलाता है CPU। तो सबसे पहले देख लेते हैं, CPU जो होता है दरअसल एक चिप हुआ करती है। राइट, आपने देखा होगा, एक मैंने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपको बताया हुआ चिप और आईसीज के बारे में। तो ये जो बनी होती है ये एक सेमीकंडक्टर मेटल से सेमीकंडक्टर मेटल होता है, जिससे ये इसकी बॉडी बनाई जाती है CPU की, जिसको हम चिप कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो चिप होती है ये दो ही तरह से फंक्शन करती है, या तो ये डेटा स्टोर करने का काम करती है या फिर ये प्रोग्राम सेव करने का काम करती है। तो जो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो एक्चुअली वो एक वो एक प्रोग्रामिंग चिप होती है। मतलब उसके अंदर प्रोग्राम्स सेव किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो उसके अंदर ये प्रोग्राम पहले से ही फीड कर दिया जाता है कि जब भी प्रोसेसर से पूछा जाएगा कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो ये आंसर आपको 4 ही देगा। इस तरह से करके मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मिलियन ऑफ सवाल इसको पहले से पहले इसके अंदर फीड किए जाते हैं, उनके आंसर्स भी। राइट, तो ये एक प्रोग्रामिंग चिप होती है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ प्रोग्राम्स फीड किए जाते हैं। बट ये इंसानों के किस तरीके से काम आता है, सोचने वाली बात ये है। ठीक है, तो जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर यानी जो CPU होता है, वो डेटा को इनपुट करता है अपने अंदर, यानी कि डेटा को सुनता है, देन फिर उसको प्रोसेस करता है एंड देन फिर उसको आउटपुट करता है। तो अगर हमसे सवाल किया जाए कि प्रोसेसर क्या है, तो हम कहेंगे प्रोसेसर बिल्कुल इंसान के दिमाग की तरह से होता है। जिस तरह से इंसान का दिमाग बातों को सुनता है, सवालों को सुनता है, फिर सोचता है और फिर जवाब देता है, ठीक है, उसी तरह से ये प्रोसेसर भी कंप्यूटर के अंदर होता है। मतलब वही फंक्शन होता है जो हमारे ब्रेन का होता है। इसको माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसर को माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि जितना भी सोचने वाला काम, डिसीजन लेने वाला काम करता है, तो यही चिप है
जो ये काम करती है, राइट। इट इज ए प्रोग्रामेबल चिप, मैंने बता दिया इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो डेफिनेशन में आप देखेंगे कि प्रोसेसर क्या है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर लिखा है प्रोसेसर इज अ चिप, स्मार्ट चिप विद मिलियंस ऑफ प्रोग्राम्स। यानी कि ये चिप जो होती है इनपुट डिवाइसेस के द्वारा यूजर के निर्देशों को सुनती है, फिर उसको प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट करती है, और आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा ये रिजल्ट को शो करा देती है। ठीक है, सवाल ये आता है कि फिर इंसान के दिमाग में और इसमें क्या फर्क है? यार देखिए, वही फर्क है जो कि हमारे पैरों में और बाइक्स में होता है। ठीक है, हमारे पैरों की जो दौड़ने की स्पीड है वो लिमिटेड होती है और ये थक जाएंगे 5 मिनट में, जबकि बाइक होती है कहीं कहीं 100 किलोमीटर तक लगातार दौड़ सकती है। तो मशीन हमेशा इंसान के पार्ट से ज्यादा परफॉर्मेंस देगी और वो ज्यादा ड्यूरेबल होगी और ज्यादा फास्ट काम करेगी। तो जो सीपीयू होता है ये इंसानी दिमाग से बहुत ज्यादा फास्ट होता है, और एक चीज और होती है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। ठीक है, प्रोसेसर की एक खास बात ये भी होती है। तो डेफिनेशन क्या बनी थी? प्रोसेसर यूजर के निर्देशों को सुनता है और ये फिर उसके ऊपर विचार करता है और फिर उसको आउटपुट देता है, वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। ठीक है, और ये बना होता है सेमीकंडक्टर मेटल से, इसमें काफी सारी पिनें होती हैं। तो अगर पिन्स की बात करें तो इसमें कुछ इनपुट पिन होती हैं, कुछ आउटपुट पिन्स होती हैं, कुछ वोल्टेज पिन भी होती हैं। वोल्टेज पिन्स भी होती हैं। ठीक है, तो क्या है कि इनपुट पिनों के द्वारा ही ये यूजर के यानी कि इंसानों के सवालों को सुनता है और सोचने का काम तो उसका है ही, और फिर आउटपुट पिन्स के द्वारा ये सवालों के जवाबों का रिजल्ट्स, ठीक है, आउट कर देता है, फिर मॉनिटर पर या स्क्रीन पर उसको शो करा देता है। ठीक है, ये प्रोसेसर जो है बहुत सारी यानी सभी स्मार्ट डिवाइसेस में यह पाया जाता है, चाहे आपके मोबाइल फोन्स हो, चाहे वो आपकी टैबलेट्स हो, चाहे वो लैपटॉप कंप्यूटर हो, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, सभी के अंदर प्रोसेसर होता है। मगर प्रोसेसर का साइज, उसकी संरचना, उसका पिन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये अलग अलग हो जाता है, बट वर्क एक ही होता है। ठीक है जी, जैसे मैं कहूं कि आंख का काम हमेशा देखना ही होता है, तो अगर वो मगरमच्छ की आंख हो, चाहे वो भैंस की आंख हो, चाहे वो बकरी की आंख हो, चाहे वो इंसान की आंख हो, हर जानवर में आंख का काम देखना ही होता है, राइट। मगर संरचना और उसका डिजाइन और उसके कलर्स अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रोसेसर का हर जगह काम जो होता है वो सोचना ही होता है, थिंकिंग ही होता है, राइट। तो प्रोसेसर बिल्कुल हमारे दिमाग की मदद के लिए बनाया गया है। यानी प्रोसेसर बता कि ये सीपीयू बनाया क्यों गया है। देखिए, सीपीयू बनाया गया है जिस तरह से इंसान के हाथों की मदद के लिए वॉशिंग मशीन बना दी गई है कि अब उसे कपड़े जो है वो नहीं धोने पड़ेंगे अपने हाथों से। मिक्सर बना दिया गया है कि अब मसाला नहीं पीसना पड़ेगा औरतों को। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे क्लीनिंग मशीन्स बना दी गई हैं कि हम इन्वॉल्व नहीं होंगे उसमें, मशीन अपने आप कर देगी। इंसान के पैरों की मदद के लिए बाइक्स, स्कूटर्स एंड बना दिए गए ताकि वो ट्रैवलिंग कर सके वेरी फास्ट और बड़ी सुरक्षा के साथ। उसी तरह से दिमाग भी तो एक ऑर्गन है ना इंसान की बॉडी का। तो जब दिमागी काम हमें करने पड़ते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती है, बहुत सारा हिसाब किताब, जोड़ घटाव गुणा भाग, बहुत सारी थिंकिंग, सोचना, प्लानिंग, ये सब करनी होती है। तो हम प्रोसेसर की मदद से इस काम को करते हैं, कंप्यूटर की मदद से इस काम को करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा ग्रेटेस्ट और फुल्ली हाई स्पीड थिंकर है, और ये मदद करता है ब्रेन की, इंसान के ब्रेन की। तो प्रोसेसर जो बना है वो खास तौर पर इंसान के ब्रेन की मदद के लिए बनाया गया है, ठीक, जो कि कंप्यूटर के अदर पार्ट्स के साथ अटैच्ड हो करके, ठीक है, इंसान की मदद करता है। ठीक है, अब देखिए, इसको भी कुछ इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है? देखिए, हमारा जो मेन ब्रेन है वो तो
स्कल्प में है, ठीक है। लेकिन दिमाग को काम करने के लिए सुनना भी पड़ता है, तो कानों की मदद से सुनता है। तो कान जो हो गए वो हमारे दिमाग को डाटा पहुंचाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस हो गए, इन्हीं के जरिए जो है हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है, कान के जरिए, आंखों के जरिए, जबान के जरिए हमारे ब्रेन को पता चलता है कि सवाल क्या है। और जब हमारा ब्रेन सोच लेता है कि जवाब इसका ये बनता है, तो उसको हमारे दिमाग को बताने के लिए जैसे मुंह और जबान की जरूरत पड़ती है, वैसे इसको भी आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ प्रोसेसर का एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन आप तक पहुंच गया होगा। फाइनली क्या निकल के आता है, प्रोसेसर एक चिप है जो कि सेमीकंडक्टर मेटल से बनी है। ये डेटा को एक्सेप्ट करती है, यानी सुनती है, इनपुट करती है, फिर उसको सोचती है एंड देन फिर उसको जवाब देती है, लेकिन बहुत फास्ट और बहुत ही ज्यादा शुद्ध। हमारा दिमाग गलती कर सकता है बट कंप्यूटर गलती नहीं करता है, और इसी को सही मायने में इसी का नाम कंप्यूटर है, क्योंकि ये कंप्यूटिंग करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट नहीं कहेंगे, दिस इज द शॉर्टली इंट्रोडक्शन, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए, सभी लोग जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर की जो मॉडल्स आते हैं, भाई माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर ऐसा भी है जो कि 2-3 हजार रुपए में आपको मिल जाएगा, और माइक्रो प्रोसेसर ऐसा भी है जिसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि प्रोसेसर्स में भी डिफरेंस होते हैं, उनकी फीचर्स के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग, राइट। तो आपने सुना होगा कि ये कोर टू डुओ प्रोसेसर है, ये कोर टू क्वाड प्रोसेसर है, ये P4 है या P3 है, या ये जो प्रोसेसर है ऑक्टा कोर है, ये प्रोसेसर i3 है, i5 है, i7 है। ये सब इन प्रोसेसर्स के मॉडल्स नंबर होते हैं, मॉडल्स हैं जो कि अलग अलग फीचर्स के मुताबिक इनके प्राइसिंग और इनकी स्पीड और इनकी फीचर्स अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो आइए प्रोसेसर के बारे में और भी हम काफी जानकारी लेंगे। तो इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं कि ये माइक्रो प्रोसेसर जो चिप होती है, क्या इसके अंदर भी कुछ होता है। तो चलिए आज अब हम जो है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके बोर्ड पर जो है कोर्स का कोड लिखा, देखो जो बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में जो कोड है वो ये है MD2CHH0E, ठीक है। और इसका आज हम कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट। क्या कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट। ये जो पूरा चैप्टर है ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आज जो चल रहा है फर्स्ट पार्ट पे काम चल रहा है। देखिए इसके बाद हम जानने जा रहे हैं, एक छोटी सी वीडियो देखिए इससे पहले, कि प्रोसेसर कैसा होता है, उसका साइज क्या होता है, कहाँ पे देखने को मिलता है, कितना बड़ा ये होता है, ये सब जानकारी आपको उसमें मिलने जा रही है। तो देखिए इस वीडियो को देखिए, ये होता है प्रोसेसर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि ये प्रोसेसर आखिर होता कहाँ है। तो देखिए ये आप सीपीयू देख रहे हो, ठीक है, ये सीपीयू देख रहे हो ना। तो इस सीपीयू में कुछ थंब स्क्रू होते हैं, तो ये थंब स्क्रू जब हम खोल लेते हैं, देखो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो भी मोटे तौर से बताते हैं आपको ये प्रोसेसर कहाँ लगा होता है। तो ये स्लाइड हम ऐसे हटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फैन लगा हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो फैन लगा हुआ है ना, इसके ठीक नीचे हीट सिंक है, ये फैन है, इसके ठीक नीचे हीट सिंक है, और हीट सिंक के ठीक नीचे जो है वो प्रोसेसर होता है, एक चिप होती है, ठीक है। तो चलिए उस चिप को भी हम देख लेते हैं। देखिए बहुत बड़ा मिथ है, लोग इसे तो कीबोर्ड कहते हैं और उसे माउस कहते हैं, इसे मॉनिटर कहते हैं और इसको सीपीयू कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दरअसल सीपीयू ये नहीं होता, इसके अंदर की तरफ एक छोटी चिप होती है, उसको सीपीयू कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आज आपको सीपीयू दिखा देता हूँ, एक मदरबोर्ड। यस, तो देखिए ये रहा हमारा मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में देखिए एक लीवर होता है, और उसको जब हम ऐसे खोलते हैं तो इसमें एक ऐसे करके एक चिप हुआ करती है, ठीक है। और ये जो चिप है, देखिए जब इसको हम खोल लेते हैं तो इसमें ये इसको प्रेस करके टेल को, एक इसमें चिप होती है, ये दिख रही है आपको चिप। तो ये चिप जो होती है यही प्रोसेसर है, ठीक है जी। तो ये होता है प्रोसेसर। आप इस प्रोसेसर को देख सकते हैं, इसका देखो मेरे हाथ के साइज में देख लीजिए कि कितना बड़ा है ये प्रोसेसर, और ऐसे करके जब मैं दिखा रहा हूँ तो ये कितना थिन है, और इसका जो ढांचा है, लेआउट है, वो किस प्रकार का है,
ठीक है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, इसका साइज वगैरह एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, ये मेरे हाथ में देखिए किस तरीके से आ रहा है। तो बस ये इतना सा जो पार्ट होता है, यही प्रोसेसर है। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ एक प्लेट लगी हुई है जो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, इनके हीट अप होने से बचाती है। और इसका एक यहाँ पे जो हम देख रहे हैं एक मदरबोर्ड भी होता है, और इस साइड में ही सारी की सारी इसकी पिन्स होती हैं। ठीक है, ये पिन्स होती हैं, लेकिन इसमें पिनें दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि एक एलजी फॉर्मेट है ये। क्या है ये? एलजी फॉर्म में होता है। तो एलजी फॉर्मेट उसे कहते हैं जो कि बगैर पिन वाले प्रोसेसर होते हैं, बस ये डॉट डॉट से उसमें हुआ करते हैं। तो ऐसे प्रोसेसर जिसमें पिन नहीं होती उनको एलजीए कहते हैं। देखिए आपके आगे चैप्टर में ये चीज बताई जाएंगी आपको, ये चीजें पार्ट 2 में आपको बताई जाएंगी। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। और ये साइड में जो कट दिखाई दे रहा है ना, मैं एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसको नोच बोला जाता है। और ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये होता है भाई प्रोसेसर जो आपने देखा है। ठीक है, तो इसी पार्ट के बारे में हम इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम सीपीयू प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और ये प्रोसेसर जो है डेस्कटॉप का प्रोसेसर है, लैपटॉप के प्रोसेसर थोड़े अलग होते हैं। राइट, तो चलिए इसको फिर से हम वहीं पे लगा देते हैं जहाँ पे लगा हुआ था। तो ये जो है, ये इसका सॉकेट होता है, इसको बोलते हैं सीपीयू सॉकेट। ठीक है, तो इस सीपीयू सॉकेट का जो यूज है वो होता है प्रोसेसर को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये हमने प्रोसेसर ऐसे करके इसका लीवर प्रेस कर दिया और ये इसमें लग गया है। ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट्स को अच्छे ढंग से पता चल गया होगा कि भाई ये प्रोसेसर क्या है और किस चीज के बारे में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एंजॉय करिए क्लास को, इसी के बारे में डेप्थ हम नॉलेज लेने जा रहे हैं अपनी इस क्लास में। ठीक है, जिसका कोड आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो अपने जो फिजिकली आपको पेपर मिले हुए हैं सिलेबस के, उससे इसको मैच कीजिए और फिर आगे देखिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो देख लिया आपने वीडियो कि इसमें प्रोसेसर कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसका संरचना कैसी है, इंटरनल आउटर स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू। देखिए प्रोसेसर जो है वो हमें देखने में एक चौकोर चिप लगता है। क्या लगता है? एक चौकोर चिप की तरह से लगता है। लेकिन ये चौकोर चिप जो है, इसमें कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोसेसर कहने को तो एक है, लेकिन इसके अंदर कई चीजें फंक्शन करती हैं, तब ये पूरा फंक्शन कर पाता है। जैसे प्रीफेच यूनिट, इंस्ट्रक्शन कैश, प्रीफेच यूनिट, इंस्ट्रक्शन कैश। तो एक प्रोसेसर जो हम देखते हैं उसके अंदर ये कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन डिपार्टमेंट्स के अपने अपने नाम भी हैं, और ये डिपार्टमेंट्स काम करते हैं तब पूरा प्रोसेसर काम करता है। ठीक है, तो एक आप सबसे पहले एक तरीका देख लीजिए। प्रोसेसर कैसे काम करता है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस के थ्रू हम कोई भी डेटा इनपुट करते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस के द्वारा हम कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, तो सबसे पहले कहां जाता है? वो सबसे पहले डेटा रैम में जाता है। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसका अलग चैप्टर है, इसके बारे में बात करेंगे। और रैम से फिर वो डेटा जाता है सीपीयू के पास। ठीक है, फिर प्रोसेसर जो है उसको चाहे तो स्टोरेज में डाल दे, यानी कि चाहे तो वो उसको सेव कर ले और चाहे वो उसको आउटपुट कर दे। ठीक है ना, तो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले डेटा रैम में जाएगा, रैम से फिर सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से प्रोसेस होने के बाद फिर वो स्टोरेज या आउटपुट यानी कि मॉनिटर या प्रिंटर या इन सब चीजों पे जाता है। तो डेटा जब रैम में पहुंचता है, ठीक है, तो रैम से फिर वो सीपीयू में उठाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर
जो सीपीयू में पहुंचता है वो पहुंचता है एक प्रीफेच यूनिट के अंदर। कहां से? रैम से। ठीक है, ये प्रीफेच यूनिट क्या है? ये प्रीफेच यूनिट जो है ये एक तरह का गेट कीपर है। इसका काम है कि जो इंस्ट्रक्शन कैश है, इंस्ट्रक्शन कैश एक तरह की इनबिल्ट मेमोरी होती है। ठीक है, एक तरह की मेमोरी होती है। और ये मेमोरी कैसी होती है? ये मेमोरी एक तरह का वेटिंग रूम होती है। ठीक है, तो प्रीफेच यूनिट चेक करता है कि वेटिंग रूम खाली है कि नहीं खाली है। ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शन कैश खाली होता है तो प्रीफेच यूनिट रैम से डेटा को इंस्ट्रक्शन कैश में भेज देता है। और अगर इंस्ट्रक्शन कैश फ्री नहीं होती, फुल होती है, तो वो डेटा को रैम में ही रोक लेता है। तो अगर मैं बात करूं प्रीफेच यूनिट क्या है, तो प्रीफेच यूनिट एक तरह से एक गेट कीपर की तरह है। ठीक है, इट चेक द रैम, ये रैम को चेक करता है, यानी कि रैम से डेटा को चेक करता है इंस्ट्रक्शन कैश में आने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो डेटा रैम से सीधा कहां आता है? इंस्ट्रक्शन कैश में। इंस्ट्रक्शन कैश क्या है? इंस्ट्रक्शन कैश माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक इनबिल्ट मेमोरी होती है। क्या होती है? एक इनबिल्ट मेमोरी होती है। देखो मेमोरी, देखो सिम कार्ड देगा, सिम कार्ड के अंदर भी एक चिप होती है। ठीक है, उस चिप के अंदर भी स्टोरेज होता है, उसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, लोकेशंस एंड मैसेजेस, ये कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन सेव रहती है। उसी तरह से जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर भी एक मेमोरी होती है, एक छोटी चिप होती है, बड़ी चिप, ये तो बड़ी चिप है, एक छोटी चिप होती है जो कि एक तरह की मेमोरी होती है। और वो मेमोरी क्या होती है? वो मेमोरी एक तरह का वेटिंग रूम होती है। डायरेक्ट डेटा जो है वो प्रोसेस नहीं होता, वो सबसे पहले एक वेटिंग रूम में आके ठहरता है। ठीक है, जिसको इंस्ट्रक्शन कैश कहा जाता है, या इसको कैश मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कैश मेमोरी भी कहा जाता है। और इस कैश मेमोरी में वो डेटा रखा जाता है जो प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इंस्ट्रक्शन कैश का जो है एक आपको डेफिनेशन लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ है? इंस्ट्रक्शन कैश इज अ इनबिल्ट मेमोरी ऑफ द प्रोसेसर इन विच द डेटा होल्ड दैट कम्स टू बी प्रोसेस। हिंदी में इसकी डेफिनेशन बनेगी कि इंस्ट्रक्शन कैश माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक बनी बनाई मेमोरी होती है और इसमें वो डेटा रखा जाता है जो प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, ओके, चलिए इधर आ जाइए। अब आता है डेटा कैश। अब एक अगला डिपार्टमेंट आ जाता है इसका, डेटा कैश। डेटा कैश क्या है? डेटा कैश भी एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक इनबिल्ट मेमोरी है। ठीक है, ये भी एक इनबिल्ट मेमोरी है और इसमें वो डेटा रखा जाता है जो प्रोसेस्ड हो चुका होता है। ठीक है, इसमें वो डेटा रखा जाता है जो प्रोसेस हो चुका। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस आपको एक स्लाइड पर मिल जाएंगी। बाहर की तरफ जब नोट्स बनाएंगे तो वहां से बना लेंगे, यहां तो सिर्फ समझिए। तो इंस्ट्रक्शन कैश एक ऐसी मेमोरी कि जहां पर वो डेटा रखा जाता है जो प्रोसेस होने वाला है, और डेटा कैश एक वो मेमोरी जिसके अंदर वो डेटा रखा जाता है जो प्रोसेस हो चुका है। डिकोड यूनिट, डिकोड यूनिट जो है, डिकोड यूनिट एक डिकोड यूनिट एक लैंग्वेज कन्वर्टर है। क्या है? एक लैंग्वेज कन्वर्टर है। कैसे लैंग्वेज कन्वर्टर है? देखिए मैं आपको बता दूं, मेन जो डेटा को प्रोसेस करता है वो है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये मेन डॉक्टर साहब हैं जो मरीज को फाइनली देखेंगे। ठीक है, इससे पहले प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो ये जो एएलयू है, इसको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है, 010101, ये सिर्फ उसी को जानता है। इसके अलावा ना इसको कोई फोटो समझ में आता, ना इसको कोई वीडियो समझ में आता, ना इसको कोई टेक्स्ट समझ में आता, और ना ही इसको कोई वॉइस यानी ऑडियो समझ में आता है। तो इनसे काम कराने के लिए, डेटा को प्रोसेस कराने के लिए हर एक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है।
ठीक है। तो इनके पास डेटा जाने से पहले डिकोड यूनिट से क्रॉस होता है, और डिकोड यूनिट का काम है एवरी लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज को, ठीक है, हर एक लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना जो एएलयू समझता है। ठीक है, तो ये एवरी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में। ठीक है, तो डिकोड यूनिट एवरी लैंग्वेज कन्वर्टर है बाइनरी में, और फिर से ये क्या कर देता है, बाइनरी टू यूजर लैंग्वेज। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, यूजर काम करवा रहा है प्रोसेसर से, ठीक है, तो यूजर जो समझता है वो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज को समझता है, जबकि एएलयू जो है ये सिर्फ बाइनरी को समझता है। तो एक लैंग्वेज कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है कि लो भाई, जो भी हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं, तो प्रोसेसर में जाने से पहले कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी में। ठीक है, और जब प्रोसेसर आंसर देता है तो ये भी बाइनरी में आंसर देता है, लेकिन ये आंसर यूजर को समझ नहीं आएगा, यानी इंसानों को समझ में नहीं आएगा, यानी कि फिर से उस बाइनरी कोड को यूजर लैंग्वेज यानी कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज में कन्वर्ट करना होता है। तो डिकोड यूनिट का काम यही है कि वो हर तरह की यूजर लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, और बाइनरी लैंग्वेज को फिर से यूजर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए अब चलते हैं एएलयू पर। एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। भैया ये है वो मेन डॉक्टर साहब, ये है वो मेन प्रोसेस करने वाले। ठीक है, तो इनका क्या रोल होता है, इनका रोल होता है प्रोसेस करना, सोचना, विचार करना, डिसीजन लेना। तो जितने भी तरह के डिसीजन होते हैं या कैलकुलेशंस होती हैं, वो सब एलयू के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। दौड़ दो कितने होते हैं ये एलयू बताएगा आपको। तो जितने भी तरह के डिसीजन होते हैं और कैलकुलेशंस होती हैं, निर्णय लेने होते हैं, वो सब एलयू के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, ओके। अब रह गए तीन, सीयू यानी कंट्रोल। ये सीयू क्या है भाई, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का जो काम है वो ये है कि देखो भाई, प्रीफेच यूनिट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंस्ट्रक्शन कैश ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डेटा कैश, डिकोड, यानी कि जितने भी इसके अंदर के डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कंट्रोल करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं बसेस। बसेस क्या होते हैं, डेटा कैरी सिस्टम जो होता है वो बसेस कहलाता है। देखिए, हम जानते हैं कि डेटा इंस्ट्रक्शन कैश में आया सबसे पहले, फिर डिकोड यूनिट में गया, फिर एएलयू, यानी कि डेटा अंदर ही अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, ट्रेवल करने के लिए तो कोई ना कोई कॉपर की लाइंस, कोई ना कोई रास्ते, कोई ना कोई ट्रैक्स चाहिए होते हैं, तो बस उन्हीं को हम बसेस कहते हैं। बसेस, बसेस का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि बसेस आर द ट्रैक्स थ्रू विच द डेटा ट्रेवल फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट्स, राइट। अब आता है कौन, रजिस्टर। रजिस्टर भी एक तरह की मेमोरी होती है, एक मेमोरी सिस्टम, मेमोरी चिप होती है, लेकिन इसका क्या काम है, इसका काम होता है कि फाइनल रिजल्ट्स को जमा करना, फाइनल रिजल्ट को स्टोर करना। तो जो प्रोसेसर फाइनल डिसीजन लेता है, फाइनल रिजल्ट्स निकालता है, वो आकर सेव होते हैं रजिस्टर्स में। ओके, तो ये जो हमने अभी पढ़ा था इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू, तो इंटरनल पार्ट सीपीयू का जो मकसद था वो क्लियर हो गया है कि इंटरनल पार्ट सीपीयू के अंदर ये सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना 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 काम होता है। तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि किस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। तो इस प्रक्रिया से एक प्रोसेसर इनपुट से लेकर और आउटपुट तक की जो परफॉर्मेंस है वो करता है। ठीक है,
तो दो बातें अभी तक आपको पता चली हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसर पता चल गया है और दूसरा आपको अंदर के पार्ट्स, प्रोसेसर के अंदर के पार्ट्स पता चल गए हैं। याद रखिएगा ये जो चैप्टर है आपका, इसका कोड है MD2CHHW0E, ठीक है, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ये हो सकता है 2 में या 3 पार्ट्स में वीडियो कंप्लीट हो, राइट। तो अपने जो आपको स्लिप मिली है, जो स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए इनरोल्ड हुए हैं, उनके पास एक हमारी हार्ड कॉपी है, तो उस हार्ड कॉपी में वो टॉपिक सेलेक्ट करें, MD2CHHW0E, हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, और क्या है, चलिए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं कि कंपनियां कौन कौन सी हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं। यस, अब हम विचार कर जा रहे हैं कुछ कंपनियों की जो प्रोसेसर बनाती हैं। तो इनमें से कुछ कंपनियां इस प्रकार हैं, इंटेल, AMD, एप्पल, सिस, सीरिक्स एंड अदर, और भी बहुत सारी हैं। बहुत सारी का मतलब यह यार और हैं 2-4। तो इंटेल जो है कंपनी USA की कंपनी है और ये वर्ल्ड की फेमस कंपनी जो प्रोसेसर्स बनाती है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि 70% CPU जो यूज किए जाते हैं वो इंटेल के यूज किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंटेल कंपनी जो है ये CPU मैन्युफैक्चर कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा AMD भी एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस, ठीक है। इस कंपनी के प्रोसेसर इंडिया में दूसरे नंबर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इंटेल के ज्यादा कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 20% मार्केट जो है वो AMD ने जो है कवर कर रखी है। एप्पल जो है ये भी एक CPU मैन्युफैक्चर कंपनी, बाकी तो बहुत सारी चीजें बनाती है, आप लोगों को सबको पता ही है, मगर ये प्रोसेसर चिप भी बनाती है, लेकिन इसके अपने खुद के प्रोडक्ट होते हैं, अपने खुद के प्रोडक्ट में ही अपनी चिप जो है उसमें लगाती है, ठीक है। तो कुछ डेस्कटॉप आते हैं, कुछ ऑल इन वन आते हैं एप्पल के, कुछ पैड्स आते हैं एप्पल के, और कुछ लैपटॉप वगैरह भी आते हैं मैकबुक के नाम से। तो एप्पल भी एक ऐसी कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। सिस और सीरिक्स ये तो मतलब बहुत कमी के साथ देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कंपनियां हैं, लेकिन जो वर्ल्ड फेमस कंपनियां हैं वो इंटेल, AMD और एप्पल ही हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि इंटेल कंपनी ने अब तक बहुत सारे प्रोसेसर्स बनाए हैं, ठीक है। तो आज उन प्रोसेसर की लिस्ट हम लोग देख सकते हैं, या देख लेते हैं, ठीक है। तो एक लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी आपके स्क्रीन पर, देखिए उसको। तो यहां स्क्रीन पर जो है आप देख रहे हैं, इंटेल कंपनी ने अब तक जितने भी प्रोसेसर्स बनाए हैं डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए, उनका एक इवोल्यूशन देख रहे हैं आप, ठीक है। तो पहले प्रोसेसर बना था 4040। देखिए ये जो प्रोसेसर है किस फॉर्म में था, ये एक IC की फॉर्म में था, इसमें नंबर ऑफ पिंस भी बहुत कम थी। तो गूगल करके आप देख सकते हैं कि 4040 प्रोसेसर देखने में किस प्रकार का लगता था। फिर 8080 बनाया, फिर 80186, फिर 80286, फिर 80386 और फिर 80486, ये प्रोसेसर बनाए गए। धीरे धीरे जमाना आगे बढ़ता चला गया, बहुत सारी चीजें नई नई आती चली गई। तो इंटेल कंपनी ने फिर एक सीरीज शुरू की थी जिसका नाम था P सीरीज, यानी पेंटियम सीरीज। तो फिर प्रोसेसर आए थे पेंटियम प्रोसेसर, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, पेंटियम 5, सॉरी पेंटियम 5 तो आया नहीं था, पेंटियम 4 ही था। तो ये सीरीज जो चली थी ये लगभग 2000 सन 2000 से सन 2004 तक ये प्रोसेसर्स आए थे, ठीक है। और अलग अलग जगहों पर ये डेट जो है अलग अलग हो सकती है। फिर धीरे धीरे नए अपग्रेड प्रोसेसर शुरू हो गए थे, फिर डुअल सीरीज के प्रोसेसर चल गए थे। डुअल सीरीज के प्रोसेसर सन 2005 में चल गए थे, सन 2006, 7, 8 तक ये प्रोसेसर जो है आए मार्केट में। धीरे धीरे गायब भी होते थे, कोई एक डेट तो कोई होती नहीं है कि एकदम से ये प्रोसेसर आने बंद हो गए या बंद हो गए कंपनी से। फिर सन 2008 के बाद से लेकर और अब तक जो प्रोसेसर, इंटेल के जो प्रोसेसर हैं वो इस प्रोडक्ट के नाम से आते हैं, इंटेल कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9। तो ये प्रोसेसर आते हैं जो सन 2009 से चलकर और अब तक जो है चल ही रहे हैं।
लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि जी क्या जब से लेकर अब तक कोई अपडेशन नहीं हुआ? जी हाँ, अपडेशन हुआ है। तो ये आते हैं फिर जनरेशन के हिसाब से, जनरेशन 1, जनरेशन 2, ठीक है, ठीक है, जनरेशन 3, जनरेशन 4, और अब जो प्रोसेसर है वो आ रहा है जनरेशन 16 या 17 तक। ठीक है। तो जब हम कोई प्रोसेसर खरीदते हैं तो हमें जनरेशन भी बताना जरूरी होता है कि जैसे आप अगर प्रोसेसर खरीद रहे हैं कोर i3, तो आप कोर i3 का कौन सा जनरेशन खरीद रहे हैं, तो पूरा वर्ड जो बनता है वो कोर i3 10th जनरेशन, कोर i3 11th जनरेशन, कोर i3 इस तरह से 16th जनरेशन, 17th जनरेशन, 18th जनरेशन। तो जनरेशन से इनमें जो है डिफरेंशिएट होता है, फर्क पता चलता है। तो अब तक जो है ये जनरेशन जो है 17 या 18 जनरेशन तक के प्रोसेसर्स आए हैं, ठीक है। उसी हिसाब से इनकी कीमत, उसी हिसाब से इनके प्राइसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जब आप कोई कंप्यूटर खरीदें या लैपटॉप खरीदें तो उसकी जनरेशन भी पता कर लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी प्रोसेसर और पावरफुल और हाई स्पीड होता चला जाएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी कीमत भी आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए अभी इस वाले शॉर्ट में हमने क्या सीखा है, कंपनीज का पता लगा है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं, फिर इंटेल कंपनी ने अब तक शुरू से लेके अब तक क्या इवोल्यूशन किया है, कौन कौन से प्रोसेसर जो है उसने बनाए हैं। देखिए प्रोसेसर तो और भी बनाए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लिए होते हैं। कुछ प्रोसेसर ऑडियो के लिए स्पेशल होते हैं लेकिन वो कॉमनली नहीं होते, वो कॉमनली ऐसे मार्केट में नहीं आते हैं। कुछ इंटेल कंपनी प्रोसेसर बनाती है जो सर्वर लेवल के प्रोसेसर बनाते हैं, कुछ गेमिंग प्रोसेसर्स भी होते हैं। तो लेकिन यहाँ जो आपको लिखाए गए हैं, यहाँ पे कॉमन प्रोसेसर्स लिखाए गए हैं। तो आप गूगल से पता कर सकते हैं इंटेल प्रोसेसर फॉर गेमिंग, इंटेल प्रोसेसर फॉर ऑडियो क्वालिटी या अदर पर्पज के लिए, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं, स्पीड का मामला देखते हैं कि प्रोसेसर की स्पीड किस पर निर्भर करती है। कैसे हम पता करते हैं कौन सा प्रोसेसर महंगा होगा या कौन सा प्रोसेसर सस्ता होगा, या कौन सा प्रोसेसर जो ज्यादा वैल्यू का है, कौन सा प्रोसेसर फास्ट है, कौन सा प्रोसेसर स्लो है। तो इसके लिए भी कुछ तरीके, ट्रिक्स और कुछ हेडलाइंस हैं जिनको हम सीख करके पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर ज्यादा फास्ट है, कौन सा स्लो है, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम इसी बात पर पूरी बात आपको बताएंगे, पूरी चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट होते हैं कि जिनको देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेसर बढ़िया है या ये प्रोसेसर हल्का है, ठीक है। तो दूसरे पार्ट का वेट कीजिए, ठीक है। अगली क्लास में आपको यही चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आज आपको ये क्लास समझ आई होगी, ठीक है। तो नोट्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो करा दिए जाएंगे, जितना भी अब कुछ हमने पढ़ा है तो उनको ध्यान से देखिएगा एक एक स्लाइड को, और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू।